हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एनसी फ्यूचर में आप लोगों का स्वागत है। मैं कृष्णा सर कक्षा 10 के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर बना रहा हूँ। आइए सभी लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है NH4Cl जब क्रिया करता है तो NH4 प्लस Cl माइनस अपक्रिया बनाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन, आयनिक वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन। जल्दी बताइए, सभी लोग देखते रहिए, क्वेश्चन नोट करते रहिए और जल्दी जल्दी देख करके बताइए क्या कहते हैं। तुरंत बताइए जल्दी जल्दी देख करके क्या कहते हैं सभी लोग। ऊष्मीय अपघटन, आयनिक वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटन। चलिए बच्चों, ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन। पहला का पहला सही है, टिक कर लीजिए। पहला का पहला सही है, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन पे टिक कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। क्या क्वेश्चन है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है? जल्दी देख करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन AgCl, PbNO3, FeSO4, CaCO3। तो बच्चों दूसरे का भी पहला सही है, AgCl प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफी की जाती है उसमें क्या प्रयोग होता है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तीसरा क्वेश्चन है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है PbSO4। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbSO4। इसे लेड सल्फेट कहते हैं। चौथा क्वेश्चन लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जल्दी से बताइए। PbNO3 का ट्वाइस। लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस होता है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक रासायनिक दोनों, कोई नहीं, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जल्दी जल्दी लिखते भी चलिए आप लोग, जल्दी जल्दी लिखते चलिए। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया को कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। जल्दी बताइए सभी लोग। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं बच्चों? संक्षारण। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? आलू चिप्स की थैली में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है बच्चों। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, क्योंकि वो थोड़े दिनों तक खराब ना हो, ज़्यादा दिन तक वो चल सके। अगर उसमें ऑक्सीजन रहेगी तो क्रिया करके जल्दी से खराब हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण, इनमें से कोई नहीं। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण है। लोहे पर जंग लगना कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण। श्वसन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? अपचयन, ऊष्माक्षेपी, अपचयन, ऊष्माशोषी। जल्दी बताइए। ऊष्माक्षेपी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आता है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या होता है? धावन सोडा, तांबा, जस्ता, सल्फर, फिटकरी। फिटकरी होता है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? फिटकरी का प्रयोग करते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? उसका पीएच मान 10 होगा, क्योंकि वह क्षारीय होता है। क्षारीय विलयन एक ऐसा विलयन होता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षारीय विलयन कौन होते हैं? जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और अम्लीय विलयन क्या होते हैं? नीले को लाल कर देते हैं। लिख लीजिएगा। धावन सोडा की प्रकृति होती है। धावन सोडा की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? जल्दी बताइए। धावन सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? क्षारीय होती है। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है NaCl, NHSO4, Na2SO4, KCN। 13वां का जो है आप लोगों का सही है, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। NHSO4 को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। NHSO4 को क्या कहते हैं बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा लिख लीजिएगा आप लोग वहीं पे, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। चलिए आगे। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन आता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। एक अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है नीला, पीला, लाल, रंगहीन।
नीला पीला लाल रंगीन लाल होता है। अम्लीय विलयन में मेथिल ऑलेज का रंग कैसा होता है बच्चों? लाल होता है। दाहक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। दाहक सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं? दाहक सोडा भी कहते हैं। और इसे हम दाहक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं? इसका एक और नाम लिख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड इसे क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अगला चलिए, निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है? कौन सा तत्व धात्विक है? जल्दी बताइए, कौन सा तत्व धात्विक है? लिथियम। लिथियम एक ऐसा तत्व है जो धात्विक होता है। जल्दी लिखते चलिए। दाहक सोडा। दाहक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है? लिथियम। लिथियम तत्व जो है धातु है। फास्फोरस, हीलियम और सल्फर ये सब अधातुएं हैं, लेकिन लिथियम कैसी धातु है? ये धात्विक है। लाल दवा का अणु सूत्र होता है KMnO4। लाल दवा का सूत्र क्या होता है बच्चों? KMnO4। इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा को क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। नोट कर लीजिए, लाल दवा को क्या कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। जल्दी जल्दी नोट करिए, लिखते भी चलिए। अगला क्वेश्चन आता है, क्रायोलाइट का सूत्र होता है। क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na2AlF6। क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na2AlF6। पीतल है। पीतल कैसी धातु है? उपधातु, अधातु, यौगिक, मिश्र धातु। तो पीतल कैसी धातु है बच्चों? मिश्र धातु है। पीतल कैसी धातु है? मिश्र धातु है। जल्दी जल्दी टिक करिए, पीतल मिश्र धातु है भाई। मुद्रा धातु होती है। मुद्रा धातु क्या होती है? मुद्रा धातु जो होती है सिल्वर है। ये मुद्रा, चांदी जिसे कहते हैं Ag का मतलब क्या होता है? चांदी। आगे, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है Cu2O। क्यूप्रस ऑक्साइड। ताम्र ग्लांस का सूत्र क्या होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड। कॉपर पाइराइड का सूत्र होता है। कॉपर पाइराइड का सूत्र CuFeS2 होता है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? जल्दी बताइए। जर्मन सिल्वर में Ag जो है जर्मन सिल्वर नहीं है, धातु है। बोरान, लिथियम, सिलिकॉन, कार्बन। बोरान, लिथियम, सिलिकॉन, कार्बन। धातु कौन है इसमें? जल्दी जल्दी बताइए, धातु कौन है? तो इसमें लिथियम धातु है। लिथियम धातु है, बाकी ये सब अधातु हैं। मार्स गैस में मुख्यतः होता है मेथेन। मार्स गैस में क्या होता है? मार्स गैस में मुख्यतः क्या होता है? जल्दी बताइए। मार्स गैस में मुख्यतः होता है मेथेन। मार्स गैस में मुख्यतः मेथेन होता है। आगे, एल्केन का रासायनिक सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। आगे है एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, क्लोरीन अणु में पाया जाता है। क्लोरीन अणु में क्या पाया जाता है? आयनिक आबंध, एक सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी। तो क्लोरीन अणु में एक सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं। एक सहसंयोजी एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH होता है। प्रोपेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C3H6O। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। बेरिलियम का विकर्ण संबंध किससे होता है? बेरिलियम का विकर्ण संबंध किससे होता है? एल्युमिनियम से होता है। द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ती है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है कि धात्विक अभिलक्षण बढ़ता है? आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, जल्दी बताइए, आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ती है? परमाणु त्रिज्या, धात्विक अभिलक्षण, एक तत्व के कोषों की संख्या, या ये सभी? ये सभी सही है। आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, लक्षण बढ़ेगा, एक तत्व के कोषों की संख्या भी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, यूरेनियम है। यूरेनियम क्षार धातु, अधातु, अस्थायी तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। तो यूरेनियम है एक अंतः संक्रमण तत्व। यूरेनियम क्या होता है बच्चों? अंतः संक्रमण तत्व होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में क्षारीय धातु है। निम्न में क्षारीय धातु कौन है? क्षारीय धातु जल्दी बताइए। तो सोडियम तो क्षारीय है नहीं, एल्युमिनियम भी क्षारीय नहीं है, जिंक भी क्षारीय नहीं है, तो क्षारीय कौन होगा? बेरिलियम। बेरिलियम कैसी धातु है? क्षारीय धातु है। टिक कर लीजिए बेरिलियम पे। सभी लोग फटाफट लिखते चलेंगे, जो भी पेपर मिल रहा है उसको लिखते चलेंगे। ये बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एनालिसिस करवाया जा रहा है, इसको लिखते चलिए।
चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मनुष्य में अपजीव विज्ञान से रिलेटेड है, वो सब रसायन विज्ञान का था। अपजीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। जल्दी बताइए। तो वो जो तंत्र है वो एक उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, जल का वहन करने के लिए। जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील विटामिन सी होता है। जल में कौन सा विटामिन घुलता है बच्चों? विटामिन सी। जल में कौन सा विटामिन घुलता है? विटामिन सी। अगला लिखिए, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। जल्दी जल्दी मेरे जैसे सभी लोग टिक करते रहें लिख करके। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन ले जाती है? शिराएं, महाशिरा, दायां निलय, महाधमनी। तो जल्दी टिक करिए महाधमनी पे, महाधमनी पे टिक करिए सभी लोग। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? महाधमनी। आगे चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। रुधिर दाब मापक है, ब्लड प्रेशर, इसे बीपी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? बीपी। तो बीपी किससे नापा जाता है? थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर से तो बुखार नापते हैं। बैरोमीटर से, बैरोमीटर से भी नहीं नापते हैं, दाब नापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से। तो यही सही है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर पर टिक करिए सभी लोग, स्फिग्मोमैनोमीटर टिक करिए। फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है बाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में, बाएं निलय में, कोई नहीं। तो फेफड़े से शुद्ध रक्त कहाँ आता है? बाएं आलिंद में। जल्दी टिक करिए, बाएं आलिंद में। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है प्रजनन में, रुधिर को रंगहीन करने में, जीवाणु को नष्ट करने में, ऑक्सीजन का परिवहन करने में। जल्दी टिक करिए, ऑक्सीजन का परिवहन करने में। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है बच्चों ऑक्सीजन को ले जाना। उसी को ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। अगला लिखिए, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। रक्त का थक्का, जब खून का थक्का जमने में कौन सहायक होता है? NaCl? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोथाम्बिन? प्रोथाम्बिन भी नहीं है। पोटेशियम? पोटेशियम भी नहीं है। कैल्शियम भी नहीं है। ये प्रोथाम्बिन पर टिक करिए, प्रोथाम्बिन सही है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है प्रोथाम्बिन। पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं बच्चों? 4 भाग होते हैं। जल्दी जल्दी टिक करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? वायदल, अंडाशय, परागकण, बीजांड। जल्दी बताइए परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में जल्दी बताइए। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों? परागकण। चलिए आगे लिखिएगा, एड्स का कारण है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो एड्स विषाणु के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। आवृत्त बीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं, जायांग, पुमंग, बीजांड, पराग नलिका। तो आवृत्त बीजी पौधों में नर जनन अंग क्या होता है? जल्दी लिखिएगा, नर जनन अंग पुमंग कहते हैं उसे। उसे क्या कहते हैं? पुमंग। और स्त्री जनन अंग को जायांग कहते हैं, ये भी याद कर लीजिए। अगर स्त्री जनन अंग पूछता है परीक्षा में तो जायांग पे टिक करेंगे, अगर नर जनन अंग कहता है तो पुमंग पे टिक करेंगे। DNA पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, DNA पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। तो DNA कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में टिक करिए। DNA कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। मानव मादा में निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में। तो फैलोपियन नलिका में होता है। मादा निषेचन अंग कौन है इसमें? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? 46। 23 जोड़ी। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं। मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं, कितने होते हैं? जल्दी बताइए, ऑटोसोम के जोड़े कितने होते हैं? तो ऑटोसोम के 22 जोड़े होते हैं और एक जोड़ा क्रोमोसोम का होता है। मानव का जीनोटाइप होता है, मानव का जीनोटाइप क्या होता है? मादा का जीनोटाइप होता है XX। तो मादा का बच्चों लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। मादा का जीनोटाइप होता है, मादा का XX होता है। तो पुरुष का क्या होगा? पुरुष का होगा XY। पुरुष का क्या होगा? XY। मादा का क्या होता है? XX होता है, ध्यान रखिएगा। मादा का XX, पुरुष का XY।
अगला क्वेश्चन है टॉल टॉल और स्मॉल टॉल टॉल प्रकार के क्रॉस में संतान होगा, कैसी संतान प्राप्त होगी? जल्दी बताइए। इसकी संतान जो होगी दोनों लंबे या एक लंबा एक छोटा या दोनों लंबा दोनों छोटा, तो ये सभी प्रजाति के पौधे उसमें प्राप्त होते हैं। जल्दी टिक करिए सभी लोग लिखते भी चलिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अब भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? वायु में, जल में, कांच में, निर्वात में? निर्वात पे टिक करिए। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। जल्दी टिक करिए। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? श्वेत रंगों के प्रकाश में सबसे ज़्यादा आवृत्ति बैंगनी रंग की होती है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यही सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में आप जानते ही हैं F बराबर R/2, तो यही वाला ऑप्शन टिक करिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? जल्दी बताइए। ये तो सवाल है, सवाल लगाएंगे। तो फार्मूला क्या कहता है? F बराबर R/2, तो वहाँ पे रखेंगे तो 2 डायोप्टर है, तो वो 2 से भाग दे देंगे 100 में, तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। 62 का दूसरा सही है, 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। क्या क्वेश्चन है बच्चों? अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। सीधा वास्तविक बड़ा, सीधा आभासी छोटा, उल्टा वास्तविक छोटा, उल्टा आभासी बड़ा। जल्दी जल्दी बताइएगा। तो कैसा बनाता है? उल्टा वास्तविक छोटा। कैसा बनाता है? उल्टा वास्तविक छोटा। टिक करते चलिए, सभी लोग लिखते भी चलेंगे और टिक भी करते चलेंगे। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैगनी, नीला, काला, सफ़ेद। कैसा दिखाई देता है? जल्दी बताइएगा। चंद्रमा से आकाश को देखेंगे तो काला दिखाई देगा। चंद्रमा से आकाश को देखेंगे तो आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कैसा लेंस लगा होता है बच्चों? उत्तल लेंस लगा होता है। मानव नेत्र में कैसा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। रट लीजिए। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु, तो सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु हम अपने आँखों से नॉर्मल कितना देख सकते हैं? अनंत तक। अपनी आँखों से नॉर्मल कितना देख सकते हैं? अनंत तक। और निकटतम अगर पूछता है तो निकटतम कितना देखते हैं बच्चों? 25 सेंटीमीटर। निकटतम कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। वैसे दूर तक कहाँ देखेंगे? अनंत तक। 1 माइक्रो ओम का मान होता है, 1 माइक्रो ओम का मान होता है बच्चों, जल्दी बताइए। तो 1 माइक्रो ओम का मान होता है 10 के घाते -6 ओम। 10 के घाते -6 ओम। विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, जानते ही हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10 के घाते 6 जूल होते हैं। ओम के नियम का सूत्र है V बराबर IR। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा। तो वैद्युत ऊर्जा एनर्जी को किस में मापते हैं? किलोवाट घंटा में, या यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यूनिट कहते हैं। तो किलोवाट घंटा लिखो चाहे यूनिट लिखो। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10 घाते -19 प्लस, या फिर कौन सा? तो ये पहला वाला सही है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10 घाते -19 कूलाम। बिजली के बल्ब का तंतु, मतलब तंतु का मतलब फिलामेंट, बल्ब का तंतु फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। टिक कर लीजिए टंगस्टन पे। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों? वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। 220 और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा, तो कितना होगा? 484 ओम होगा। 484 ओम होगा। टिक कर लीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए आ रहा है सामने। क्या क्वेश्चन है? 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा, तो 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होता है? 484 ओम होता है। नोट कर लीजिए। ये हैं तीनों
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के आपके मोस्टली इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन। आप लोगों को परीक्षा में 20 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पी आना है, तो ये उसी की तैयारी है। सभी लोग इसको एक फेयर कॉपी पे नोट कर लेंगे और इसको दोहराएंगे और याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भाइयों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें इसे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।